हेलो दोस्तों। तो कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? आशा करता हूँ अच्छा चल रहे होंगे। उसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम लेकर आए हैं ऑडियो रिवीजन, जो आप लोग को काफ़ी बेहतर मदद करेंगे। ये आप कहीं पर भी सुन सकते हैं, खाना बनाते वक्त, कहीं पर भी चल रहे हो, वॉशरूम जा रहे हो, कहीं पर भी आप इससे सुन के अपना तैयारी जारी रख सकते हो, कहीं पर भी कंटिन्यू रख सकते हो। ये ऑडियो रिवीजन से हद तक मदद होता है, तो ज़रूर सुनिएगा। तो पिछले वीडियो में हम बताए थे वो कि वैदिक सभ्यता से लेकर आएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता का। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य को माना जाता है, जो मध्य एशिया के रहने वाले थे और वे धीरे धीरे भारत में समूह बनाकर आते गए। सबसे पहले आर्य लोग सप्त सिंधव प्रदेश में आकर बस गए। इनके द्वारा स्थापित सभ्यता पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य संस्कृति बोलते थे और अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। इस काल में जो लोग संस्कृत नहीं जानते थे उसे अनार्य कहा जाता था। ऋग्वेद में आर्य शब्द की चर्चा 36 बार किया गया है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों की चर्चा की गई है, जो वर्तमान समय में निम्नलिखित नाम से जाने जाते हैं। कुभा को काबुल नदी से, कुरुमु को कुरम नदी से, गोमती को गोमल नदी से, सुवास्तु को स्वात नदी से। ऋग्वेद में कई प्राचीन नदी का नाम लिखा हुआ है, जिसे वर्तमान समय में कुछ अलग नाम से जाना जाता है। प्राचीन नदी अस्किनी, जिसे चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। आधुनिक नाम है ये सतुद्री, सतलज नदी के, परुष्णी रावी नदी के नाम से जाना जाता है, विपाशा व्यास नदी के नाम से, और सदानीरा गंडक नदी के। कुछ नोट से सुनते हैं। आर्य एवं अनार्य कबीला के बीच दशरथ युद्ध परुष्णी नदी के किनारे हुआ था, जिसमें आर्य विजयी हुए थे। ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा सरस्वती नदी का किया गया है। ऋग्वेद में मात्र 1 बार गंगा नदी की चर्चा एवं मात्र 3 बार यमुना नदी की चर्चा किया गया है। आर्य सभ्यता का दक्षिण भारत में विस्तार अगस्त्य ऋषि के द्वारा किया गया था। मगध क्षेत्र की चर्चा पहली बार अथर्ववेद में किया गया है। इस वेद में इस क्षेत्र को अछूतों की भूमि या अनार्यों की भूमि कहा गया है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है कि राजा विदेह एवं उनके पुरोहित गौतम राहुगण ने आर्य सभ्यता का विस्तार करने का प्रयास किया। वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन। इस काल के राजनीतिक जीवन की सबसे छोटी इकाई परिवार होता था, जिसे कुल कहा जाता था, और कुल मुखिया को कुलूप कहा जाता था। कई कुल मिलाकर एक गांव बनता था और गांव के प्रधान ग्रामिक होता था। कई गांव मिलाकर 20 बनता था और इनका प्रधान विस्पति कहलाता था। कई 20 मिलाकर जन बनता था और जन का प्रधान राजन होता था। ऋग्वेद में चर्चा सर्वाधिक 275 बार किया गया है, और जबकि 20 की चर्चा 170 बार किया गया है। ऋग्वेद में महाजनपद की चर्चा 1 बार भी नहीं किया गया है। ऋग्वेद में सभा, समिति एवं विधत नामक संगठन की चर्चा मिलती है, जिसमें सभा की चर्चा 8 बार, समिति की चर्चा 9 बार एवं विधत की चर्चा 122 बार किया गया है। सभा उच्च वर्ग श्रेष्ठ जनता का संगठन था, जबकि समिति सामान्य वर्ग का संगठन था। विधत एवं सभा में पुरुष एवं महिला दोनों शामिल होता था। इस काल में राजा को सलाह देने के लिए कई पदाधिकारियां होते थे, जिसमें सबसे प्रमुख पद पुरोहित का होता था, तो जो राजा का सलाहकार होते थे। संघहोत्रा कोषाध्यक्ष होते थे, जबकि सन्निधाता राजस्व को वसूलते थे। गोवी कर्तन जंगल के प्रधान होते थे। ऋग्वेदिक काल में राजा का मुख्य कार्य गाय की खोज करना होता था, और इस काल में अर्थव्यवस्था का गाय के आधार पर निर्धारित किया जाता था। ऋग्वेद में भरत कबीला कुल का राजा सुदास था और इसका पुरोहित वशिष्ठ की चर्चा मिलती है। दूसरी तरफ अनार्यों का पुरोहित के रूप में विश्वामित्र की चर्चा मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में दशरथ युद्ध की चर्चा मिलती है, जिसमें एक तरफ आर्य शाखा थे तो दूसरी तरफ अनार्य शाखा थे। यह युद्ध
परुष्णी नदी के किनारे हुआ था, जिसमें आर्य कुल की विजय हुई थी। परुष्णी नदी वर्तमान में रावी नदी है। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति को की 2 पुत्रियां के रूप में चर्चा किया गया है। वैदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था। वैदिक कालीन सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, अतः अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि एवं पशुपालन था। इस काल में लोग गाय को बहुत ही महत्व देते थे। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में 24 बैलों से खींचने वाला हल की चर्चा के साथ साथ कृषि की विभिन्न विधियों की भी चर्चा की गई है। उत्तर वैदिक काल में लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में लोहे की खोज हो चुकी थी, अतः कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक परिवर्तन हुआ। लोगों की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होने लगी और यही कारण है कि उत्तर वैदिक काल की समाप्ति होते होते भारत में द्वितीय नगरीकरण की सभ्यता प्रारंभ हो गई, जिसे ही महाजनपद का काल कहा जाता है। भारत में लोहे की खोज सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के अतिरंजी खेड़ा नामक स्थान पर लगभग 1000 ईस्वी पूर्व हुआ था। वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था। इस काल में समाज पितृसत्तात्मक समाज था। समाज में जाति व्यवस्था का निर्धारण जन्म के स्थान पर न होकर कर्म के स्थान पर किया जाता था। ऋग्वेद के 9वें मंडल में कहा गया है, मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता वेद हैं और मेरी माता चक्की चलाती है। अर्थात इस काल में जाति व्यवस्था कर्म के द्वारा निर्धारित किया जाता था, किंतु उत्तर वैदिक काल के अंत में जाति व्यवस्था का निर्धारण कर्म के स्थान के आधार पर जन्म ले लिया। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों की चर्चा की गई है। ऋग्वेदिक कालीन समाज में प्रारंभ में महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, उन्हें शिक्षा का अवसर दिया जाता था। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, किंतु विधवा विवाह का प्रचलन था। इस काल में सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बहुविवाह का प्रचलन नहीं था। इस काल में समाज में धार्मिक व्यवस्था में धीरे धीरे कर्मकांड मजबूती से अपनी स्थिति को बनाता रहा। यजुर्वेद में विभिन्न प्रकार के यज्ञ एवं युद्ध की चर्चा की गई है, जबकि अथर्ववेद में विभिन्न प्रकार के कर्मकांड, जादू टोना इत्यादि की चर्चा की गई है। वैदिक काल के प्रारंभ में पशु बलि की चर्चा नहीं मिलती है, किंतु उत्तर वैदिक काल आते आते देवताओं को खुश करने के लिए बलि प्रथा का प्रचलन प्रारंभ हो गया। ऋग्वेदिक काल में सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे, जिन्हें पुरंदर किला को जीतने या भेदने वाला कहा जाता था। दूसरे प्रमुख देवता अग्नि थे, जो देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ का काम करते थे। तीसरा प्रमुख देवता वरुण थे, जो लोगों के नैतिक कार्यों का नियंत्रण करते थे। चौथे प्रमुख देवता सोम थे, जिसे जंगल का देवता कहा जाता था। इन चारों देवता का महत्व उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे कम होने लगा और इसका स्थान प्रजापति ब्रह्मा ने ले लिया। उत्तर वैदिक काल में विभिन्न प्रकार के दर्शन, फिलोसफी की चर्चा मिलती है, जो निम्नलिखित है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने किया था। योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम मुनि, वैशेषिक दर्शन कनाद एवं उलूक ने किया था। उत्तर मीमांसा दर्शन बादरायण ने किया था। पूर्व मीमांसा जैमिनी ने किया था। चार्वक दर्शन जो भौतिकवादी है, ये चार्वक किया था। चार्वक दर्शन में ऋण लेकर घी पीने की बात कही गई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे का पार्ट में हम लेकर आएंगे दिल्ली सल्तनत से। दिल्ली सल्तनत में कुल मिलाकर 5 वंशों का शासन रहा था, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, पूरा व्याख्या के सहित करेंगे। अगला वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का। तब तक के लिए इतना ही। और आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबा दीजिए। जय हिंद।